कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर की तिथि को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि कंप्यूटर आज लोगों की ज़रूरत बन गई है, सारे एग्जाम से लेके हर ऑफिस में यह कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, तो यह जानना अधिक ज़रूरी है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। कंप्यूटर के आविष्कारक या कंप्यूटर का पितामह जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पिता कहलाते हैं और कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर की तिथि को मनाया जाता है। सवाल अगला है कि फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? फेडरेशन कप का जो संबंध है वह फुटबॉल से है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा कि फेडरेशन कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। और जो है नेहरू कप का संबंध बास्केटबॉल से है। बास्केटबॉल का संबंध किससे है? नेहरू कप से। नेहरू कप से जो है बास्केटबॉल का है और फेडरेशन कप का संबंध जो है वह फुटबॉल खेल से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक इनमें से न्यूटन, प्लूटो या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन है। तो प्रिंसिपिया पुस्तक के जो लेखक हैं वह अल्बर्ट आइंस्टाइन है, न्यूटन है। न्यूटन के द्वारा जो है प्रिंसिपिया पुस्तक लिखा गया है। ऑप्शन ए जो है तीसरा नंबर प्रश्नों का सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। जी हाँ, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में जो दिया जाने वाला पुरस्कार है वह द्रोणाचार्य पुरस्कार है। क्या है? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है और इस पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख रुपये की राशि जो है दिया जाता है। कितना? 15 लाख। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और इसमें पुरस्कार की जो राशि है वो 15 लाख रुपए है। उसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है यह खेलों में सबसे सराहनीय पुरस्कार है, यानी खेल में सराहनीय प्रदर्शन करने के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता था। अब इसका नाम जो है बदल गया है। अब इसका नाम कर दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। जी हाँ, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अब इसका नाम कर दिया गया है। याद रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? राजीव गांधी की जगह पर मेजर ध्यानचंद लगा दिया गया है। खेल रत्न पुरस्कार पूरा नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो खेलों में सबसे सराहनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और यह राशि 25 लाख रुपए की राशि होती है। कितना? 25 लाख रुपए। उसके बाद है अर्जुन पुरस्कार, जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार, इसमें 15 लाख रुपए की राशि अर्जुन पुरस्कार में भी आते हैं। और फिर ध्यानचंद पुरस्कार है खेल के जीवन भर उपलब्धि के लिए। याद रखिएगा, ध्यानचंद पुरस्कार जो है खेल के जीवन भर उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है, जिसमें 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। मेजर ध्यानचंद को जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता है और इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है खेल दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त की तिथि को इनके जन्म दिवस पर 29 अगस्त की तिथि को इनके जन्म दिवस पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, हम एक एक प्रश्नों को पूरे उत्तर की व्याख्या के साथ कवर करते चलेंगे ताकि इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपसे बनेंगे तो वह प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। सवाल 5वां है कि पेट्रोलियम उत्पादक देश का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? पेट्रोलियम उत्पादक जो देश है ओपेक, इसका जो संगठन है ओपेक का, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है वियना में स्थित है और इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। कब की गई थी? 1960 में, 1960 में इसकी स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय वियना में स्थित है। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के विचारों के गांधीवादी समाजवाद का शीर्षक माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के विचारों को गांधीवादी समाजवाद का शीर्षक माना जाता है?
तो गांधीवादी अगर समाजवाद की बात की जाए तो गांधी जी जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है गांधी समाजवाद में अहिंसा। गांधी जी हमेशा सभी जो जितने भी सत्याग्रह किए हैं सबको अहिंसात्मक ढंग से गांधी जी ने जो है चलाया है। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा कि समाजवाद की विचारधारा समानता व सबके विकास की पक्षधर है और यहाँ पर जो गांधी जी का समाजवाद है वह अहिंसा से संबंधित है। गांधी जी ने अपनी न्याय व्यवस्था के माध्यम से समाजवाद लाने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता से अधिक संपत्ति को लोकहित में प्रयोग करेगा, यानी कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक संपत्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा। गांधी जी का कहना यह था कि इस धरती पर जितने भी जो संसाधन है वो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, लेकिन उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। यानी मनुष्य को अगर एक चीज़ प्राप्त होता है तो वह दूसरे चीज़ के लिए जो है ये हो जाता है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि उनकी ज़रूरत को तो पूरा कर सकता है, लेकिन जो उनकी इच्छाएं बढ़ती चली जाएगी उसको पूरा करने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है। सवाल अगला है कि 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है मध्यम वर्ग के जमींदारों और व्यापारियों ने किया था मिलकर के। तो इसकी स्थापना जो ये हैं मुख्य लोग हैं वो कौन हैं? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना करने का जो मेन श्रेय जाता है वो महादेव गोविंद रनाडे को, यानी एमजी रनाडे, ऑप्शन सी 1870 में किया गया था एमजी रनाडे के द्वारा। और इनके साथ में गणेश वासुदेव जोशी, कौन? गणेश वासुदेव जोशी इनके साथ थे। और महादेव गोविंद रनाडे के बारे में जानिए कि इन्हें जो है महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महादेव गोविंद रनाडे को क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहलाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले क्या हैं? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहलाते हैं। और जो है अंग्रेज अधिकारी ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। और दादा भाई नौरोजी को जो है ओल्ड ग्रैंडमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? भारत का महान वृद्ध व्यक्ति। और महादेव गोविंद रनाडे जो है यह महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से जाने जाते हैं। महाराष्ट्र का सुकरात, याद रखिएगा, सबका जो उपनाम है वो हम आपको बता दिए हैं। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहलाते हैं। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था अंग्रेज अधिकारी ने। महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। और दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतांत्रिक नहीं थी? इसमें से किसकी शासन व्यवस्था जो है गणतांत्रिक नहीं थी? मगध है, कपिलवस्तु के शाक्य हैं, कुशीनगर के मल्ल है और वैशाली का लिच्छवी है। तो वैशाली का लिच्छवी आपको पता होगा कि वो सबसे प्राचीन गणतंत्र है। वैशाली का लिच्छवी जो है वो सबसे प्राचीन गणतंत्र है। और 16 महाजनपद में से जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुए हैं, 16 महाजनपदों में से जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुए हैं वह हुआ है कौन? सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ है मगध। और मगध महाजनपद में जो है मगध महाजनपद को क्या कहा गया? मगध महाजनपद जो है ये सबसे, जिसमें हर्यक वंश और हर्यक वंश के पश्चात जो है शिशुनाग वंश, नंद वंश, फिर जो है आगे चल करके उसमें जो है मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये सारे वंश का शासन रहा है, जो कि एक गणतांत्रिक व्यवस्था नहीं रही है। ऑप्शन ए, 8वां का ऑप्शन ए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि सर थॉमस रो नामक अंग्रेज किसके शासनकाल में भारत आया था? सर थॉमस रो नामक अंग्रेज जो है इनमें से किसके शासनकाल में भारत आया? सर थॉमस रो नामक अंग्रेज जो है वह जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था 1615 ईस्वी में। कब आया था? अकबर के बाद जहांगीर का शासन था 1615 ईस्वी में। उसी समय सर थॉमस रो जो है वो भारत आया था और भारत में अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित करने का उसने कानूनी अधिकार प्राप्त किया था। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, सर थॉमस रो जो है यह 1615 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में भारत आया और भारत में पहली अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित करने का उसने जो है कानूनी अधिकार जहांगीर से प्राप्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना के जो है प्रस्ताव पारित किया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा इनमें से किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना का
प्रस्ताव पारित किया गया। तो आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना, खुद मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई है वह 1906 ईस्वी में ढाका में हुई है। कहाँ? 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। और 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसके तहत प्रांतों में 1937 में चुनाव हुए, फिर जो है सरकार का गठन हुआ। लेकिन 1939 में कांग्रेस की सरकार ने इस्तीफा दे दिया था और मुस्लिम लीग ने उस खुशी में जो है मुक्ति दिवस मनाया था। और उसके पश्चात उन लोगों ने पाकिस्तान की मांग का जो है पहला ये किया। तो पहला जो पाकिस्तान का मांग था वह 22-23 मार्च, कब? 22-23 मार्च 1940 को, 22-23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन हुआ था। कहाँ अधिवेशन हुआ था? लाहौर में अधिवेशन हुआ और पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। और इस लीग की अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और ये कब मांग हुआ था? 22-23 मार्च 1940 ईस्वी को। कब? जब 1939 में कांग्रेस ने जो है प्रांतीय सरकार जो गठित हुआ था 1937 में इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद उन लोगों ने मुक्ति दिवस मनाया और उसके पश्चात लाहौर में मुस्लिम लीग का 22-23 मार्च 1940 को अधिवेशन हुआ। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्लिम लीग का जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। और वहाँ से पाकिस्तान का मांग सबसे पहला प्रस्ताव पारित हुआ। सवाल अगला है कि अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो सांप्रदायिक पंचायत बनाया गया था उसमें किसके लिए अलग निर्वाचन समूह बनाया गया था, यानी किसको अलग चुनाव लड़ने का लिए जो है कहा गया था। तो यह प्रस्ताव बना था 16 अगस्त 1932 को। याद रखिएगा कब बना था? 16 अगस्त 1932 को। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड। उन्होंने एक पृथक यानी अलग जो है निर्वाचन चुनाव लड़ने के लिए जो है ये बनाया, समूह बनाया। और वह समूह बनाया था दलितों के लिए, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, जिन्हें अछूत कहा जाता था उस वक्त, उनके लिए उन्होंने जो है ये बनाया था। इससे पूर्व में 1909 में जो है उसने अलग से मुस्लिमों के लिए अलग पृथक निर्वाचन व्यवस्था की बात की थी। और 1932 में दलितों के लिए अलग जो है पृथक निर्वाचन व्यवस्था की बात किया। और इसी से जो है गांधी जी ये हुए। गांधी जी उस वक्त जो है पुणे के यरवदा जेल में थे, वहीं उन्होंने अनशन करना शुरू कर दिया। और फिर जब उसके बाद 1932 में ही गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट होता है पुणे में, तब जाकर के गांधी जी जो है अपना अनशन तोड़ते हैं। अगला सवाल है कि अंग्रेज ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि, जी हाँ, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि इनमें से किसके साथ किया था? तो 1792 ईस्वी में जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के साथ हुआ था। कब हुआ था? 1792 ईस्वी में। याद रखिएगा 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान किनके साथ हुआ था? मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के साथ हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के साथ 1792 ईस्वी में अंग्रेजों ने जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। और यह संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था। कब हुआ था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान यह संधि हुआ। उसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान, जिनको जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा। सवाल अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, जो प्राचीन विश्वविद्यालय है, प्राचीन 3 प्रमुख विश्वविद्यालय में से एक नालंदा विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम, कब, किनके शासनकाल में? कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में 450 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कि कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। 450 से लेकर 70 तक तैयार हुआ। ह्वेनसांग इत्सिंग जैसे चीनी यात्री यहाँ पर जो है पढ़ने आए। और फिर जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा। और 1199 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है इसे नष्ट जो है हुआ।
और उसके बाद फिर से इसे रीस्टार्ट किया गया है 2024 में, याद रखिएगा। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? जी हाँ दोस्तों, 1873 एग्जैक्ट तिथि याद रखिए, 24 सितंबर 1873। कब? 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी, ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। और यह स्थापना जो है ब्राह्मणवाद और जो कुरीति थी समाज में उसके विरुद्ध में, और जो ये समझिए तो पूरा इसमें ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध हुआ था सत्यशोधक समाज के द्वारा, मूर्ति पूजा का, कर्मकांड का, इन सबके विरोध में यह इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। दोस्तों एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग कवर करते चल रहे हैं और ये सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी होने वाला है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अगला हर क्लास, हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। सवाल है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक कब होती है? जी हाँ, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो पृथ्वी जो है वह सूर्य के सबसे निकट जो है वह 3 जनवरी की तिथि को होती है और इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। याद रखिएगा, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी की तिथि को। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी की तिथि को, और इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। और पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर कब होती है? 4 जुलाई की तिथि को सबसे दूर होती है, 4 जुलाई की तिथि को, और इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। ये प्रश्न बार बार पूछता है और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उपसौर और अपसौर आप याद रखिएगा। 3 जनवरी की तिथि को उपसौर बनता है जिसमें पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, और 4 जुलाई की तिथि को अपसौर की स्थिति बनती है जिसमें पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? जो भूकंपीय तरंग है इनमें से कौन सी भूकंपीय तरंग जो है वह ठोस माध्यम से होकर के गुजर सकती है? तो इस तरंग जो है, इस तरंग यह एक अनुप्रस्थ तरंग है, या ये तरंग जो है ठोस माध्यम से होकर, केवल ठोस माध्यम से होकर के गुजरती है। केवल ठोस पूछा जा रहा है, ठोस मतलब उसके अलावा तरल और मतलब गैसीय में ये नहीं ये हो सकता है, तो केवल ठोस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इस तरंग की बात आएगी कि इस तरंग ही एक ऐसा तरंग है, भूकंपीय तरंग, जो केवल ठोस से होकर के गुजरती है। इसका जो औसत वेग होता है वो लगभग 4 किलोमीटर पर सेकेंड। जी हाँ, इस तरंग का वेग कितना होता है? 4 किलोमीटर पर सेकेंड जो है इसका वेग होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य अटलांटिक को रूस से अलग करता है? जैसे भारत को जो है पाक जल संधि या भारत और श्रीलंका के बीच जैसे पाक जल संधि जो है वो पाक जल डमरू मध्य के नाम से जानते हैं, पाक जल डमरू मध्य। तो ये पाक जल डमरू मध्य जो है यह भारत को श्रीलंका से अलग करने का कार्य करता है। उसी प्रकार से कौन सा जल डमरू मध्य जो है अटलांटिक को रूस से अलग करने का काम करता है? तो अटलांटिक को रूस से अलग करने का काम बेरिंग के द्वारा होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा कि बेरिंग जल डमरू मध्य जो है यह अलास्का को यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को जो है रूस से अलग करता है। कौन? ये ऑप्शन ए 17 का सही उत्तर होगा। उसके बाद ऑप्शन है जिब्राल्टर, यह यूरोप खासकर स्पेन को अफ्रीका यानी मोरक्को से अलग करता है। यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है जिब्राल्टर, जिसमें स्पेन को मोरक्को से अलग करने का काम करता है। किसको? याद रखिएगा, स्पेन को मोरक्को से अलग करने का काम कौन करता है? जिब्राल्टर के द्वारा होता है। डोबर है, यह फ्रांस और ब्रिटेन के बीच है। डोबर कहाँ है? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। और फ्लोरिडा है, जो फ्लोरिडा यूएसए को वेस्ट इंडीज से अलग करने का काम करता है। फ्लोरिडा जो है, फ्लोरिडा यूएसए का एक शहर है, तो फ्लोरिडा को वेस्ट इंडीज से अलग करने का ये जल डमरू मध्य काम करता है। याद रखिएगा, अटलांटिक को रूस से अलग करता है कौन? बेरिंग। जिब्राल्टर किसको? फ्रांस को मोरक्को से, या फिर ऐसे समझिए कि यूरोप को
अफ्रीका से अलग करने का काम जिब्राल्टर है। डोवर है जो ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है, और फ्लोरिडा है जो फ्लोरिडा यूएसए का शहर है, यूएसए को वेस्ट इंडीज से अलग करता है फ्लोरिडा। नेक्स्ट सवाल है कि म्यांमार से लगा भारत का जो सबसे लंबा संबंधित राज्य कौन सा है। म्यांमार से लगा जो सबसे लंबा संबंधित राज्य कौन सा है। म्यांमार से लगा हुआ जो सबसे लंबा संबंधित राज्य है वह अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, जो म्यांमार से लगता है। बांग्लादेश से लगेगा भारत की सीमा जो अन्य देशों से लगती है उसमें, तो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल लगता है, नेपाल से सबसे लंबा उत्तर प्रदेश लगता है, और भूटान से सबसे लंबा असम लगता है। याद रखिएगा, बांग्लादेश से सबसे लंबा कौन लगता है। बांग्लादेश से हमारा पश्चिम बंगाल लगता है, पश्चिम बंगाल, WB याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल। उसके बाद जो है नेपाल से यूपी लगता है सबसे लंबा। नेपाल से तो बिहार की भी सीमा सटती है, लेकिन सबसे लंबी सीमा यूपी की सटती है। भूटान है, भूटान से जो है कौन सा देश लगता है, तो सॉरी कौन सा राज्य, तो अपना असम राज्य जो है भूटान से लगता है। इस प्रकार जो इधर के भारत के जो देश पड़ोसी देश हैं उससे सटने वाली सीमाओं को हम कवर किए हैं। अगला प्रश्न है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए कि सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राज्य का है, तो पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश से लगता है। अगला प्रश्न है कि 19वां, भारत में पंचायती राज व्यवस्था में से किसका प्रतिनिधित्व करता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इनमें से किसका प्रतिनिधित्व करता है। भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है सामुदायिक विकास का ये प्रतिनिधित्व करता है, यानी यह पंचायती राज व्यवस्था इस बात की पुष्टि करता है कि सभी का सर्वांगीण विकास संभव हो सके, शक्ति का विकेंद्रीकरण करता है और लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है और यही कारण है कि पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। बिहार में 50% महिला आरक्षण किया गया है कि हर समूह के महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भागीदारी मिले, अर्थात ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा कि पंचायती राज व्यवस्था इनमें से सभी का प्रतिनिधित्व करता है। 20वां सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत 7 जून 1955, कब याद रखिएगा, 7 जून 1955 को जो उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने बीजी खेर, कौन बीजी खेर, ऑप्शन बी बीजी खेर की अध्यक्षता में जो है भाषा आयोग का गठन किया। बीजी खेर की अध्यक्षता में भाषा आयोग का गठन किया। 1956 में अपना पहला प्रतिवेदन जो है ये आयोग ने दिया था राष्ट्रपति को, और इसी के तहत 1956 में भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। दोस्तों, हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें अभी कवर किए हैं जो आपके आने वाले परीक्षा के दृष्टि से बहुत लाभकारी होने वाला है। इसलिए चलते चलते अब आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम अगले सेट के साथ आपके लिए उपलब्ध होंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।